नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी कमाल कर दिया, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमाल कर दिया और ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी कमाल कर दिया। आज की इस वीडियो में ये जो तीन ममालिक के जो सदूर हैं उन्होंने जो कमाल किया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, लेकिन ये देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये एक तस्वीर किस मामले की है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज बड़े अहम अहकामात जारी किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर क्रिस गिल का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन बंगाली टीम जो है या बंगाली जो क्रिकेट बोर्ड है वो सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का मुकम्मल दौरा करने से इनकार कर रहा है। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ के मायानाज़ बैट्समैन क्रिस गिल, जो कि T20 के हवाले से ख़ासे मशहूर जाने जाते हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और हमें पूरी कौम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके जानिब से कहा गया है कि इस वक्त जो वर्ल्ड है, क्रिकेट वर्ल्ड है, जिन जिन ममालिक में क्रिकेट होती है उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई महफूज मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप ये किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे महफूज मुल्क है, तो उनका ये कहना था कि वाहिद दुनिया के अंदर जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, जिन ममालिक के अंदर, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ खिलाड़ियों को सदारती लेवल की सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाती है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो क्रिस गिल की जानिब से आई है। उम्मीद करते हैं कि इस ऐलान का जो कि क्रिस गिल की जानिब से किया गया है, इसका असर जो दुनिया क्रिकेट के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन पर ज़रूर असर पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है नाज़रीन, ये वही तस्वीर है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की। अब इसमें क्या पेशरफ्त हुई है नई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जिस जगह की तस्वीर है जहाँ पर नासिर भट्ट बैठे हैं, जज अरशद मलिक बैठे हैं और उनके साथ जो है वो खुर्रम यूसुफ बैठे हैं और एक तीसरे शख्स और बैठे हैं। ये जिस दफ्तर के अंदर तस्वीर ये खींची गई थी, ये नासिर भट्ट का रियल एस्टेट का रेंटल ऑफिस था और ये खबर सामने आने के बाद ये तस्वीर मरीम नवाज़ के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से जारी की गई थी। तो ये तस्वीर जारी होने के बाद जो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक था उसने बेदखली के लिए, नासिर भट्ट के इस ऑफिस से बेदखली के लिए जो है वो अदालत से रजू किया और अदालत ने बिला आखिर ये फ़ैसला दे दिया कि नासिर भट्ट से ये जगह जो असल मालिक है, जिसका साजिद हुसैन नाम है, खाली कराकर साजिद हुसैन को दी जाए। अदालती बेल्फ भिजवाया गया, लेकिन नाज़रीन हैरान कुन ख़बर यह है कि अदालती बेल्फ भी ये जगह खाली कराने में नाकाम लौटा। उसकी वजह ये थी, उसने जवाज़ ये बताया अदालती बेल्फ ने कि जो ये जगह है यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, हर वक्त रियल एस्टेट का ये ऑफिस है, तो लिहाजा पुलिस के बगैर हम ये जगह खाली नहीं करा सकते। तो अब अदालती बेल्फ ने पुलिस की मदद जो है वो मांग ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो जगह थी एक रेंटल जगह के ऊपर बैठकर जहाँ ये मीटिंग की गई थी, इस इतना संजीदा या हसास मामला था कि उस जगह के मालिक ने भी ये जगह खाली करवाने के लिए जो है वो अदालती चाराजोई की, लेकिन अदालती बेल्फ भी जो है वो पहले मरहले में नाकाम हुआ। अब पुलिस की मदद जो है इस मामले के ऊपर ली जाएगी ताकि नासिर भट्ट से ये जगह जो है वो खाली कराई जा सके। दूसरी खबर हरीम शाह के हवाले से सामने आती रही कि उन्हें दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो सकी, तो इसका मतलब है कि ये जो खबर डिपोर्ट हरीम शाह को और संदल खटक को करने के हवाले से थी वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है, बल्कि ये खबर पहले भी सामने आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हरीम शाह और संदल खटक की जानिब से जो वीडियोज़ का मामला है इसका नोटिस लिया है और FIA को मामला रेफ़र किया है। लेकिन जो असल ख़बर है वो असल ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये मामला जो मुल्क की सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं उन्हें भिजवा दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि आप हरीम शाह और संदल खटक के मामले की तहकीकात करें कि ये जिस किस्म की लग्जरी लेविश लाइफ गुजार रही हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनका मकसद क्या है इस किस्म की वीडियोस बनाने का। हमने कुछ रोज़ पहले जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब से भी एक इंटरव्यू किया था, एक वीडियो की थी उनके साथ। उनकी जानिब से भी इसी किस्म के शकूक व शुबहात का इजहार किया गया था कि जिस तरह से
इन दोनों ख़वातीन को सरकारी दफातर तक रसाई हासिल है, वजारत ख़ारजा तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, और वफाकी वज़रा और जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुशीरान हैं या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मामले खसूसी हैं, गवर्नर पंजाब हैं या सूबाई वज़रा हों, उन तक जिस तरह से उन्हें रसाई हासिल है और कोई बास पुरस नहीं होती कि किस तरह से ये लोग उन दफातर में पहुँच जाते हैं जहाँ पाकिस्तान के माफ़ कीजिएगा, जहाँ पाकिस्तान के ख़ास तौर पर वजारत ख़ारजा के हवाले से उन्होंने बात की थी कि अहम राज मौजूद हैं, वहाँ तक उनकी रसाई हुई लेकिन कोई तहकीकात नहीं हुई। और उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि जिस किस्म की उनकी लग्जरी लाइफ है, जो उनका पहनावा है, जो जिस तरह से वो जहाज़ों में सफ़र करती हैं, जो उनका रहन सहन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क पैदा होते हैं कि कहीं ये दोनों लड़कियां जो है किसी खुफिया मिशन पर तो नहीं, किसी गैर मुल्की एजेंसी की इन्हें पुष्ट पनाही हासिल तो नहीं, और पाकिस्तान के जो ऑफिस हैं, जो सरकारी दफातर हैं, वहाँ से कोई ऐसे राज हासिल करके बैरून मुल्क की जो एजेंसी हैं उन्हें तो नहीं देना चाहती थी। ये मुतालबा किया गया था। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से इसी किस्म के अहकामात सामने आए हैं कि हरीम शाह और संदल खटक के ख़िलाफ़ जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी इदारों को जो है वो तहकीकात करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। शहबाज शरीफ को थोड़ा सा टच करते चलें। शहबाज शरीफ का ये था कि अब ये बात चल रही है कि आया कि वो वापस आएंगे कि नहीं। वैसे तो कहा जा रहा है कि 15 फरवरी से पहले वो आ जाएंगे। कुछ रोज़ कबल जब कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी जो बिल था वो मंजूर हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद से मुलाकात हुई, उनके ऑफिस में बैठे रहे, तो मैंने मिठाई या मिठाई जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसमें जब उनसे गपशप हुई तो शेख रशीद साहब का ये कहना था कि जो शहबाज शरीफ हैं उसका ताल्लुक़ मेरे अपने कुंबे से हैं, मेरा जो जिस सियासतदान के जिस तबके से ताल्लुक़ है उसी से ताल्लुक़ शहबाज शरीफ का। हमने कई बार इकट्ठे इसी फेज़ के अंदर, इन्हीं हालात के अंदर उन्होंने कहा कि हमने खाना भी खाया है और वो ज़रूर वापस आएंगे, देर से सही लेकिन वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कंसेशन जो है वो मिल चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कमाल किया, हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या कमाल किया और ईरान ने क्या कमाल किया। सबसे पहले हम अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बात कर लेते हैं। जब ये नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो उस वक्त हमने सबसे पहले कहा कि नैब के दांत जो है वो खट्टे कर दिए गए हैं, नैब के दांत निकाल दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुकूमती वज़रा, हुकूमती रहनुमा, हुकूमती अरकान असम्बली इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि इस मामले के बाद, नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद एहतसाब का अमल जो है वो मज़ीद तेज़ होगा। और ये भी कहा गया कि जो लोग इस मामले पर तनकीद करते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर, ख़ास तौर पर अपोजिशन और जो सहाफ़ती रहनुमा हैं या जो सहाफ़ती रिपोर्टर्स हज़रात हैं, वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं क्योंकि अब इस ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब का अमल जो है वो मज़ीद सख्त होगा, मज़ीद शफाफ होगा। लेकिन अब ये हकीकत जो है वो सामने आ गई है। अब इस बात का बरमला जो है वो हुकूमती हलकों के अंदर एतराफ़ किया जा रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद एहतसाब का अमल जहाँ तकरीबन जो है वो उसकी पेश कदमी रुक गई है, एहतसाब का अमल रुक गया है, अब वो हिस्सों में बांट दिया गया है। अब उसकी नई जो इख्तरा निकाली जा रही है कि अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास नैब पर तो अपना कोई हुक्म चलाने का अख्तियार नहीं था, लेकिन FIA, SCCP, स्टेट बैंक, FBI के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बराह रास्त अख्तियार है। तो यहाँ पर अब वज़ीर आज़म जो है वो करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले कर सकेंगे, उन्हें कानून के कटहरे में ला सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कितने सियासतदान हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिनका SCCP के अंदर मामला है, जिनका सिक्योरिटी एक्सचेंज, जिनका जो है वो FIA के अंदर मामला है या FBI के अंदर मामला है। जितने भी करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो ज़रदारी ख़ानदान के हों या शरीफ ख़ानदान के हों, वो नैब की एहतसाब अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। और ये जो अख्तियार की बात की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, ये नैब तरमीमी बिल, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने से पहले भी जो है वो मौजूद था। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो है वो, ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बहुत सारे कानूनी मामलात को नहीं समझते। उनकी जो लीगल टीम है या जो कानूनी मुशावरत देने वाले हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के थ्रू कौम को एक नई एहतसाब के अमल की टोपी जो है वो पहनाना चाहते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा, बल्कि आइंदा आने वाले महीनों में आप खुद देख सकेंगे कि एहतसाब का अमल कहाँ पहुँचा है और कहाँ पहुँचने की उम्मीद है। अब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। कासिम सुलेमानी का कत्ल, हलाकत, असैसिनेशन, शहादत, और उसके बाद क्या हुआ? ईरान की जानिब से मुसलसल यही तकरार कि मैंने हर कीमत पर बदला लेना है,
اور بدلہ لے لیا گیا۔ اس کے بعد امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی پیشکش بھی کی، پیس کی پیشکش بھی کی، اور پھر جا کر ایران کے اوپر جو ہے وہ معاشی پابندیاں لگا دیں۔ اور یہ معاشی پابندیاں ان سیکٹر کے اوپر لگائی گئی ہیں جن میں پیداواری سیکٹر بھی ہے، صنعت کا سیکٹر بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، اور بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں۔ 17 ایسے سیکٹرز ہیں جن پر معاشی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ اور یہ اس پابندیوں کے ذریعے امریکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پریزیڈنٹ ہیں کیا کمال کیا ہے کہ اپنے جو معاشی مفادات ہیں، جو مالی مفادات ہیں، کس طرح سے حاصل کیے ہیں کہ ایک تو امریکہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم اب عرب ممالک سے جو ہے وہ تیل نہیں خریدیں گے، ہم خود تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکے ہیں۔ اور ان پابندیوں کے بعد راستہ روکا گیا ہے ایران کا معاشی طور پر اس طرح سے کہ جو یورینیم یا ایٹمی یورینیم کی جو افزودگی جو کی جا رہی تھی، جو بھی پراپر ورلڈ ہے، افزودگی جو کی جا رہی تھی ایران کی جانب سے، اسے روکنا مقصود ہے تاکہ ان کے مالی جو ذرائع ہیں اس کو روکنا مقصود ہے تاکہ یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ ایران نہ کر سکے۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان معاشی پابندیوں کے ذریعے چین کا جو ہے وہ بھی راستہ روکا گیا ہے تاکہ وہ ایران سے سستے داموں جو ہے وہ تیل نہ خرید سکے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پابندیوں کے ذریعے جو بھی ملک یا کمپنی ایران کے ساتھ تجارت کرے گی ان کے اثاثے بھی جو ہے وہ روک لیے جائیں گے۔ تو ایک تیر سے کتنے سارے شکار اپنے معاشی یا مالی مفادات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ عرب ممالک سے تیل خریدنا بند کر دیا، اور چین جسے یہ قریب پڑتا ہے ایران سے تیل خریدنا، اس کا راستہ بھی تو بند کیا جا رہا ہے، اور ایران کے راستے بھی معاشی بند کیا جا رہا ہے تاکہ وہ یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ نہ کر سکے۔ تو جب آپ کسی شخص کا، کسی ملک کا گلا گھونٹیں گے اور اس کی جب آنکھیں باہر آئیں گی اور پھر جب آپ کو ہٹ کرے گا تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ہٹ بھی نہ کیا جائے، آپ کے مالی مفادات کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ اور ایران جو ایٹمی افزودگی کرنا چاہتا ہے اور اس معاہدے سے باہر نکل آیا ہے، اب جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا یوکرین کے طیارے کے تباہ ہونے کا، اب اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ پہلے ایران کی جانب سے کہا گیا کہ میزائل اٹیک نہیں ہوا، اور اب اس بات کا برملا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ پہلے کچھ اور جواز تھے، اب یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ غلطی سے ہوا، اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری کشیدگی تھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو سوال اب یہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو یورینیم افزود کرنا چاہتا ہے، یورینیم کی افزودگی کرنا چاہتا ہے، کیا اس شخص کو اس ملک کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے جس کے پاس اتنا سسٹم نہیں ہے جو اس بات کو ڈٹرمن کر سکے کہ ان کے جو میزائل سسٹم ہے یا جو حساس جو تنصیبات ہیں ان کی طرف اگر کوئی میزائل آ رہا ہے یا کوئی روشن چیز ان کی طرف آ رہی ہے تو اس چیز کو ڈٹرمن کر سکے کیا وہ مسافر بردار طیارہ ہے یا میزائل ہے۔ تو اب یہ سوال جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ایران کی کیپیسٹی کھل کر سامنے آئی ہے اور کمال دکھایا ہے کہ ایک یوکرین کے مسافر طیارے کو جو ہے وہ میزائل سمجھ لیا گیا ہے۔ اور اب وزیر